सो रिमेंबर कि अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में हम एक्सपेक्ट करते हैं मेटानीमोवायरस और आरएसवी। समर के अंदर हम इंटेरोवायरस एक्सपेक्ट करते हैं, स्प्रिंग विंटर के अंदर हम अडीनो वायरस एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये क्या कहते हैं आरएसवी एक्सपेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंजा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें लिटरेचर हमें ये चीज बताती है, हमें कोई रेगुलेटिंग बॉडी रेगुलरली नहीं बता रही जब हम क्लिनिक में बैठे हुए थे। आगे चलेंगे। सो कराची में क्या क्या चीजें हैं जो कि कराची की ह्यूमिडिटी वेरी करती है। ठीक है, अगस्त में हम सबसे ज्यादा ह्यूमिड होते हैं, 80% ह्यूमिडिटी। ठीक है, दिसंबर में हम सबसे कम ह्यूमिड होते हैं, 37% ह्यूमिडिटी। ठीक है, अक्टूबर में हम बीच में 60% तक होते हैं। जितना ह्यूमिड और हॉट वेदर होगा उतने ही चांसेस हैं वायरल इन्फेक्शंस के एक बंदे से दूसरे बंदे को फैलने के। ठीक है, आगे चलें। क्लाइमेट आपकी एयरवे की डिफेंस मैकेनिज्म को भी अफेक्ट करती है। जितना ड्राई मौसम होगा उतना ही आपका सीलिया काम नहीं करेगा आपके एयरवे के अंदर, और साथ में आपकी सीलिया के साथ साथ म्यूकस जो है वो थिकर होगा, ड्रायर होगा, तो एयरवे क्लियरेंस पुअरर होगी। सिमिलरली जितना मौसम गर्म होगा लेकिन आप पानी भी बहुत ज्यादा पी रहे हैं और आप वेल हाइड्रेटेड हैं, उसमें आपका सीलिया भी काम करेगा, एयरवे क्लियरेंस। तो आप गर्मियों में जल्दी बेहतर होते हैं, सर्दियों में आप देर से ठीक होते हैं वायरल इन्फेक्शन से। आगे चलें जी। सो बेसिकली आई सेड द सेम थिंग। आगे, सिक्रीटरी आईजीए का फंक्शन, आपके गामा इंटरफेरॉन इन रिस्पॉन्स टू अ वायरल इन्फेक्शन, उसका भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और आपकी वाटर इनटेक से ताल्लुक है। आगे चलते हैं जी। सो बेसिकली कहा यह जाता है कि आप बेहतरीन तब रहते हैं जब 40 to 60% ह्यूमिडिटी हो। आप बेहतरीन तब रहते हैं, विटामिन डी का एक थोड़ा सा रोल है कि विटामिन डी सप्लीमेंट करनी चाहिए, उससे इम्यून रिस्पॉन्सेज अच्छी होती हैं। घर में वेंटिलेशन जिस हद तक आप बेहतर, हर एक का वेस्ट ओपन घर नहीं होता कराची के अंदर, लेकिन जिस तरीके से भी आप वेंटिलेशन रखें अपने घर में ये बेहतर होता है। और इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो एक वैक्सीन जो कि वायरल इन्फेक्शन जो प्रिवेंटेबल है, उसके सीजन से पहले इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन करवाने तो जरा कदरे बेहतर आपकी सर्दी गुजर जाती है। ठीक है, ओके आगे। ओके, व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। अब आपको याद है हम सितंबर में अपने क्लिनिक्स में बैठे हुए थे, हमें किसी WHO ने नहीं कहा, हमें किसी CDC ने नहीं कहा, हमें पिंक आई वाले बहुत से बच्चे हम देखने लग गए। हम भी चुप कर करके, वो माए इतनी परेशान, माओ की भी लाल आंख, वो भी लाल आंख, वो 2-2, 3-3 जनरेशन जो है डार्क ग्लासेस पहन के बिल्कुल कूल लग के आपके क्लिनिक में आ रहे थे। ठीक है जी, अब हमें उस वक्त इल्हाम नहीं हुआ था ये एडिनो वायरस है। ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी आपको बताती है कि एडिनो वायरस ऐसे प्रेजेंट करता है। सो एनीवेज जब ये केसेस आने लग गए, हम में से बहुत से लोग, क्योंकि माँ बाप भी नहीं चाहते वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, और लोग आपके पास अच्छे भले एक हफ्ता टोब्रामाइसिन के ड्रॉप डाल डाल के, क्लोरमफेनिकॉल के ड्रॉप डाल डाल के और स्टीरॉइड के ड्रॉप डाल डाल के और एक आंख से दूसरी आंख और फिर पूरे खानदान में फैला के फिर वापस आते हैं। ठीक है, सो एम आपका ये है कि जब भी आपको पिंक आई मिले, और आपको पता है उसमें फोमाइट और हैंड वॉशिंग का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, और उसके अंदर कोल्ड कंप्रेसेस, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स यानी कि लिक्विड टीयर्स, और साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टीरॉयडल, इनका रोल है। ठीक है, और अगर आप कंसर्न हो तो फिर भी आप इनको आई के प्लेस के लोगों के पास भेज सकते हैं। सो ये बहुत से केसेस आने लग गए। एक महीने के बाद फिर अखबारों में आने लग गया, और पता ये चला कि पंजाब में पूरा आउटब्रेक हुआ था, स्कूल आउटेज हुई थी, और फिर सिंध के अंदर ये पूरा आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, सो कभी कभार हमें आउटब्रेक हम क्लिनिक्स में देखते हैं, एक बहुत ज्यादा लोग आने लग जाते हैं, इवेंचुअली आपको अखबार में मिलता है, कभी कभार एक रिसर्च की स्टडी बाद में मिल जाती है। तो पिंक आई एक एडिनोवायरल सिंड्रोम है। एडिनोवायरस से बच्चे के अंदर ना सिर्फ पिंक आई हो सकती है, नजला, जुकाम, खांसी, फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड निमोनिया इफ ही इज इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, फिर जैसे AKU है तो AKU के लिए फिर काश के मैं अपने फोन से ना उतारती, जो पिंक आई के बहुत केसेस होने लग गए, हम सबकी व्हाट्सएप के ऊपर जी एक एडवाइजरी आई कि अपनी हैंड वॉशिंग करें, अगर आपको पिंक आया तो खुदा के लिए आप काम पे ना आए 3 से 5 दिन के लिए, और हैंड वॉशिंग रेगुलर करें। और साथ में एक उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि ये चीजें हैं जो आपने करनी है अगर पिंक आए हो गई। आगे चलते हैं जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, जैसे ही पिंक आए का सितंबर और अक्टूबर खत्म हुआ, अक्टूबर में हाई ग्रेड इंटेंस फीवर के साथ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ बच्चे आने लग गए।
अब हमें नहीं पता वो क्यों था, कौन सा वायरस था, एडिनो वायरस ही था जिसने पहले आंख को किया और फिर उसने गले को खराब किया, या ये राइनो वायरस था या राइनो एंटेरो वायरस था, ये हमें नहीं पता था। लेकिन बच्चे आ रहे थे फेरेंजाइटिस के साथ, राइनोसाइनोसाइटिस के साथ, क्रूप के साथ, और ब्रोंकाइटिस, बिल्कुल ड्राई खांसी जो कि बाउट्स में होती है, जिसमें बच्चा बीच में रुकता नहीं है सांस लेने के लिए, ठीक है। और एडल्ट्स जो थे वो अक्यूट फ्लू सिम्टम्स के साथ आ रहे थे, ठीक है जी। आगे चलें। उस दौरान में फिर ये हुआ, जो बहुत सिक बच्चे थे, सिक बच्चों को जब हम आईसीयू में लेकर जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा उन पर खर्चा करके हम लोगों ने उनका नेजल स्वैब जब भेजा तो इन्फ्लुएंजा ए पॉजिटिव आने लग गया, और उसी दौरान में फिर अखबारों के अंदर भी रिपोर्ट्स आने लगे कि ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो बेल्ट है इसके अंदर फ्लू के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। सो ये लास्ट ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज लास्ट क्वार्टर के अंदर कंकरेंट सर्कुलेशन ऑफ मल्टीपल वायरसेस थी जो कि लोगों को बेहद बीमार कर रहे थे। आगे चलें जी। फिर वर्क एडवाइजरी दोबारा हमारे पास इन्फ्लुएंजा में आया, सब AKU के अंदर सबको बुलाया गया कि सॉरी आपका वो स्टिकर नहीं लगेगा और आपको क्लिनिक में नहीं जाने देंगे अगर आपने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ना दिखाई कि आपने लगाई हुई है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो कभी कभार एम्प्लॉयर की तरफ से आती हैं, वरना बेहतर ये है कि अगर आप अपने क्लिनिक में GPs में बैठे हुए हैं, 80 बच्चा आ रहा है और आपके मुंह पे खांस के जाता है, ठीक है ना, तो फिर इसका ये मतलब है बेहतर है कि आप अपने आप को सेफ रखें और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन और फेस मास्क, सिंपल सर्जिकल मास्क, ताकि आप अपने आप को, देयर सम लवली पीपल हु आर आल्सो वेयरिंग अ मास्क टुडे इन द ऑडियंस, सो दिस इज हाउ यू कीप योरसेल्फ सेफ, ठीक है। अच्छा आगे जी। अब अक्टूबर टू दिसंबर, अब मैं सिर्फ आपको केसेस बता रही हूँ कि हमें कैसे पता चलता है ऑर्गेनिज्म क्या है। बहुत रैंडमली पता चलता है क्योंकि ये सारे वायरल पॉइंट ऑफ केयर रैपिड टेस्ट इंतहाई महंगे हैं। तो ये आप सिर्फ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस में बच्चे के करते हैं, 50-50 हजार रुपए का नेजल बायोफायर है, ठीक है। सो 4 महीने का बच्चा था, अक्यूट ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थी, बिल्कुल उसको बेइंतहा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी और उसको सपोर्टिव इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन की जरूरत थी, आईसीयू पहुंच गया AKU के। आगे चलें जी, ठीक है। और इस तरह की मॉटलिंग किस्म की चीज थी। जाहिर है जब बच्चा इतना सीरियसली अनवेल होता है तो आप एंटीबायोटिक का कवर तो देते ही देते हैं, लेकिन इसका हमने जब रेस्पिरेटरी बायोफायर करवाया तो वो RSV निकला। RSV निकलने से फायदा क्या हुआ, माँ बाप को एक 50,000 रुपए की डज लगी बिकॉज ये बहुत महंगा टेस्ट है, लेकिन फायदा क्या हुआ, नीरोवैंक बंद हो गई, सपोर्टिव केयर दी, 2-3 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता वेंट वीन ऑफ करके ये बच्चा वेंटिलेटर से उतरा और इसको सपोर्टिव केयर देके इसके वायरल नमोनिया को मैनेज किया गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। सो रेस्पिरेटरी बायोफायर आइडियली आपका ER में, आपके GP के क्लिनिक में होना चाहिए अवेलेबल। इतना इनएक्सपेंसिव हो कि आप फटाफट करें, GP उसी वक्त माँ बाप को सेटिस्फैक्शन दे, एंटीबायोटिक वाली चीज नहीं है, चुप करके बैठ जाएं, थोड़ी देर लगेगी ठीक होने में, और डेंजर साइंस सिखा दें कि इस चीज में बहुत कम चांस है बहुत बीमार हो बच्चा, लेकिन ये डेंजर साइंस है, ये हुए तो फटाफट अस्पताल आ जाएं और फिर ये दाखिल होगा, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी बायोफायर में अननेसेसरी चीजों से आप बच जाते हैं, माँ बाप को काउंसल करके एक आप उसको प्लान दे सकते हैं कि भाई अंदाजा मेरा ये हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ठीक है। और खराबियां क्या हैं, उसकी कॉस्ट खराबी है, और खराबी क्या है कि 50,000 रुपए खर्च करवाने के बाद आप माँ बाप को दिल की तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है जो उससे चेंज होगी सवाए इन्फ्लुएंजा के केस में, ठीक है। आगे चलें। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास यही 4 महीने का बच्चा, अब ये ऐसी मैं थ्योरेटिक सिनेरियो बना रही हूँ, अच्छा भला RSV माँ बाप का खर्चा करवा के वेंटिलेटर से उतर के ठीक ठाक घर गया। जब ये घर गया तो 1 हफ्ते के बाद इसके नाना नानी उम्रा करके वापस आए, उम्रा करके वापस आए, छींकते खांसते वापस आए, ठीक है। रास्ते में इन्होंने कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन कैच की थी, इस बच्चे को फिर दोबारा से हाई ग्रेड फीवर विद अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स शुरू हुए, ठीक है। ये बच्चा ऑलरेडी रेड अलर्ट था। अगर आपको याद हो तो अनिल की एक स्लाइड पे लिखा हुआ था कि हमारे लिए एक डेंजर साइन होता है कोई भी बच्चा जो एस्थमा में इंट्यूबेशन के ऊपर गया हो, तो एस्थमा हो या ना हो, सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस किसी भी तरीके की 1 महीने तक या 1 साल तक फिजिशियन और माँ बाप खुदकते रहते हैं, एंड वी आर वरीड अबाउट दिस चाइल्ड। तो ये वो बच्चा था जिसमें मैंने चांस ही नहीं लेना था क्योंकि ऑलरेडी उसने इतनी सीरियस इलनेस गुजारी थी। इसका फटाफट, क्योंकि उस जमाने में मुझे पता था इन्फ्लुएंजा के स्वैब्स पॉजिटिव आ रहे हैं एडल्ट्स के, हमने इसका इन्फ्लुएंजा का नेजल स्वैब करवाया, वो पॉजिटिव आया, इसको टैमी फ्लू शुरू की, इसके ग्रैंड पेरेंट्स को टैमी फ्लू शुरू की, ठीक है। सो कभी कभार जस्ट नोइंग के व्हाट्स गोइंग अराउंड इन कराची, ठीक है,
इट हेल्प्स। चलें आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ? इन्फ्लुएंजा का पीसीआर एक सिर्फ इन्फ्लुएंजा का पीसीआर है। वो जो रेस्पिरेटरी बायोफायर है उसमें कोई 16 चीजें हैं, जिनमें से कोई 10 वायरस हैं और 6 बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसकी कॉस्ट कोविड के स्वैब की तरह है, कोई 7,000 रुपए की है। ठीक है, और आई एम श्योर लैब्स में वेरिएशन होगी क्योंकि एक यू लैब थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इसमें हमने इन्फ्लुएंजा कराया, हमें फायदा हो गया। अच्छा, इसी तरह अब ऐसा नहीं है आप पीड्स में हैं तो सिर्फ आपके पास एस्थमा और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाला बच्चा थोड़ी आएगा, आपके पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज वाला, आप किडनी सेंटर में बैठे हुए हैं, आपके पास क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले बच्चे आएंगे, पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी वाले बच्चे आएंगे, तो चिल्ड्रन विद कोमॉर्बिड्स आपके पास आएंगे। इसी तरह ये हमारे पास एक न्यूली डायग्नोज्ड मैलिग्नेंसी वाली बच्ची आई। मैलिग्नेंसी वाली बच्ची आई, बेइंतहा बुरा उसका प्लूरल इफ्यूजन और उसकी लंग इन्फिल्ट्रेट थी। जाहिर है इसको मैंने मीरोवैंक देनी ही देनी थी, लेकिन मीरोवैंक के साथ 1% ये बच्ची बेहतर नहीं हो रही थी। सो नो रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स। आगे चलें जी। ये क्योंकि ये मैलिग्नेंसी वाली थी इसलिए इसका बैल भी हुआ, ठीक है ना, इसके एक्सरे सीटी स्कैन भी हुए। अल्टीमेटली इसका फिर एक बायोफायर करवाया और बायोफायर में पता चला नॉन कोरोना वायरस था और साथ में इन्फ्लुएंजा एयर था, टैमी फ्लू ऐड हुई और बच्ची बेहतर होने लग गई। तो ये जो बहुत सीरियसली अनवेल बच्चे होते हैं उसमें जरा फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें भी कभी कभार हेल्प हो जाती है। आगे चलें जी। ओके, जनवरी टू मार्च में, अब जनवरी टू मार्च शुरू हुआ है तो इसका मतलब है हमने कराची के अंदर इन्फ्लुएंजा भुगताया है, हमने आरएसवी भुगताया है, हमने अडीनो वायरस भुगताया है पिछले 3 महीनों के अंदर। ठीक है, लेकिन अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब हम मेटानीमो वायरस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अब 9 मंथ्स की ये वाली बच्ची है, ये इसकी हिस्ट्री एस्थमा की थी। ठीक है, ये पिछले साल का मैं फर्स्ट क्वार्टर आपको बता रही हूँ और अभी भी एंड, तो इसको बुरे एस्थमा की तरह मैनेज किया जा रहा था। ये एक और आउटसाइड हॉस्पिटल में थे, मिथाइल प्रेडनिसोन भी दे दी, ये ठीक होके नहीं दे रही थी। अल्टीमेटली ये इतनी बीमार हुई कि ये पीआईसीयू एकेयू आई, फिर वहां पर भी क्योंकि स्टैंडर्ड मेडिसिन काम नहीं कर रही थी इसलिए हमने इसका बैल करवाया जिसमें ग्राम पॉजिटिव कॉक्सा आया है। हम इसको न्यूमोकॉकल निमोनिया की तरह ट्रीट करने लग गए, हालांकि वो उगे नहीं क्योंकि इतनी एंटीबायोटिक्स मिली थी। अल्टीमेटली इसका भी जब हमने वो करवाया, आगे चलें, हमने इसका जब बायोफायर करवाया तो उसमें ह्यूमन मेटानीमो वायरस आया। अच्छा, अब इस ह्यूमन मेटानीमो वायरस से ठीक है डज पड़ी, ठीक है इनको कॉस्ट हुई, लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब वो जो माँ बाप का फुदकना और वो जो डॉक्टर का फुदकना था कि ये मैं क्या करूं, मैं जैसे अनिल कह रहा है मैं आईजीई मंगवाऊं, एंटी वो ओमेलिजुमैब मंगवाऊं मैं वहां दुबई से, मैं एस्थमा की हाई तरीन दवाइयों का सोचूं, इज दिस एस्थमा नॉट मैनेज्ड और इज इट दिस? और टर्ब्यूटलिन भी इसको लग चुकी हुई थी, सब कुछ लग चुका हुआ था। सो अल्टीमेटली जब ह्यूमन मेटानीमो वायरस आया तो हमें पता था इस वायरस की एसोसिएशन है हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ एयरवे से, हमें पता था इस बच्चे को हफ्ता 10 दिन लगेंगे बेहतर होने के लिए, सुकून से इसको वेंटिलेट करना है और आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर को वीन ऑफ करना है। तो इसका ये मतलब है जब आपको प्लॉजिबिलिटी मिल जाए कि भाई आपने बच्चे को सेटल कैसे करना है तो आप सुकून में आ जाते हैं और माँ बाप भी उछल के आपकी गर्दन पकड़ना हर रोज बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ऑलराइट, और फिर ये बेहतर हो गई। आगे चलें। सो पिटफॉल्स क्या है? एक्सपेंसिव है, और पिटफॉल्स ये है कि नेगेटिव बायोफायर का ये मतलब नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन नहीं है, दुनिया भर का वायरस नहीं है इस पैनल के ऊपर, सिर्फ 16 चीजें हैं। ठीक है, सो कभी कभार इतनी मेहनत करके भी आप माँ बाप को कहते हैं सॉरी नेगेटिव आया है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं कहूँ आपको कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो सब कभी कभार एंड में कुछ भी नहीं हाथ आता, जो कि हर टेस्ट की एक डाउनसाइड है। आगे चलें जी। Okay, so respiratory syndromes in children. Let's just do upper respiratory. So upper respiratory में अगर आप walk down करें, कॉमन कोल्ड आपको पता है 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा। लेट्स डू अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस 1 हफ्ता लगता है। ठीक है, लेट्स डू क्रूप वाले सिंड्रोम्स 1 हफ्ता लगता है। लेट्स डू अक्यूट ब्रोंकाइटिस 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, लेट्स डू सोर थ्रोट में भी 7 से 10 दिन लगते हैं ठीक होने के लिए। सोर थ्रोट भी जनरली वायरल होता है, लेकिन क्योंकि उसमें मुझे स्ट्रेप थ्रोट को और डिफ्थेरिया वाले थ्रोट को मैंने बैक्टीरियल थ्रोट को अलग करना होता है, इसलिए मुझे जरा थोड़ी सी उस पर मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा देखिए कैवियाट्स क्या है। सबसे पहले तो आप माँ बाप को उस बुरे वक्त में बशारत दे दें ठीक हो जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग विल रिकवर। ठीक है,
और रीअश्योरेंस जब आप माँ बाप को देते हैं तो सबसे पहले आप उनको ड्यूरेशन बताते हैं, एक्सपेक्टेड है इतना टाइम लगेगा। आप सब गवाह हैं, माँ बाप आके कहते हैं डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए हैं खांसी ठीक नहीं हुई, तो खांसी का तो डिस्क्लेमर पहले से दे दिया करें कि खांसी जो है वो हमेशा एक इलनेस में जिसमें म्यूसिन थिक है, एक इलनेस में जिसमें सीलिया सही काम नहीं कर रहे हैं, दिस किड विल कंटिन्यू कॉफिंग, ठीक है। और पीड्स में कॉफ सप्रेसेंट नहीं दिया जाता, आप चाहते हैं कि बच्चा एयरवे क्लियरेंस करे और खांस के निकाले बलगम बलगम यहाँ फंसे, इवेंचुअली वो उल्टी कर दे या उसको निगल जाए, ठीक है। सो ये चीज जो इंपॉर्टेंट है आपने रीअश्योर ये करना है, खांसी होती है लेकिन बेहतर होती है ओवर 2 वीक्स। 1 हफ्ते के बाद खांसी से उल्टी नहीं होनी चाहिए, रात को नहीं उठना चाहिए, ठीक है। और खांसी बाउट्स में, वो वाले बाउट्स जिसमें बच्चा बीच में सांस नहीं ले सकता और उसमें पेरियोरल साइनोसिस या वो पैलिड हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सो सिविरिटी कम हो जानी चाहिए खांसी की विद इन 1 वीक, लेकिन खांसी लिंगर करती है 2 वीक्स तक, ठीक है। अच्छा, फिर रिसोर्स इंटेंसिव। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब है अगर आप उसको कह दें कि देखें जी 3 to 5 डेज लगेंगे बेहतर होने के लिए या 1 to 1.5 वीक लगेगा, और उस दौरान में बंद नाक के लिए ये, बहती हुई नाक के लिए ये, ड्राई खांसी के लिए ये, गीली खांसी के लिए ये, डिमल्सेंट गले को सूद करने के लिए ये, प्लस माइनस ब्रोंकोस्पैज्म के लिए चलें ठीक है आप थोड़ी सी इप्राट्रोपियम और आप वेंट्रोलिन भी इसको नेबुलाइज करवा दें। तो हर चीज माँ के लिए लिटरली कोई अबाउट 8 to 10 थिंग्स अ डे हो जाती हैं करने के लिए, और एक चीखता चलाता कंजेस्टेड बच्चा, उसके अंदर आप चीजें डाल भी रहे होते हैं। और खास तौर पे याद रखें, मेरे भी नाक में कोई ड्रॉप्स डाले जाइनोसिन के चाहे नॉर्मल सेलाइन के तो मैं चीखे मारूंगी, ठीक है। सो नाक में चीज डालना बच्चे के लिए, माँ के लिए बेइंतहा ट्रॉमेटिक होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स एंड से, तो मैं जनरली माँ बाप को कहती हूँ आपकी बस हो जाए तो डाल दें, बिकॉज आई कांट गो थ्रू दैट 10 थिंग्स की लिस्ट। तो ऐसे मैं आपको लिख के दे रही हूं, आपकी बस हो जाए तो दे दें, वरना देना हरगिज भी जरूरी नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। पहले एक जमाने में जब माएँ बहुत चाउं चाउं करती थी और आई यूज्ड टू से अच्छा ठीक है जी वो एरेनैक, वो पल्मोनॉल विच इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोमेथा 100 दफा दे दें। अब वो आके कहती है नहीं डॉक्टर साहब आपने बहती हुई नाक में जब नाक बंद करवाया तो वो और ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। सो दीज आर गुड थिंग्स, पेरेंट्स आर नाउ वेरी अकलमंद, वो बहुत गूगल डॉक्टर बने हुए हैं, ठीक है। और अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिकॉज यू नो कि आपको डेफिनेटिवली कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। सिर्फ जीपीज, पीडियाट्रिशियंस, पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है इस नजले जुकाम, खांसी, क्रूप, ये नॉन स्पेसिफिक सेल्फ लिटिंग इलनेसेस में से हमारा बच्चा कौन सा है, वो कौन सा क्रूप है जिसको मैंने दाखिल करना है और उसको स्टीरॉयड लगानी है, वो कौन सा थ्रोट है जिसका ओडाइनोफेजिया इतना बुरा है कि मुझे इवन अगर वो वायरल थ्रोट है एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स लगाने हैं और इसको एनसेट देनी है जब तक वो निकल ना सके, वो कौन सा सोर थ्रोट है जो डिफ्थीरिया मैंने रूल आउट करना ही करना है या फिर मैंने ईबीवी रूल आउट करना है क्योंकि मेम्ब्रेन है उसके टॉन्सिल्स के ऊपर, तो मेम्ब्रेन ऑन टॉन्सिल्स फटाफट अस्पताल, ठीक है। ट्रेकियाइटिस या एपिग्लोटाइटिस जिसमें जबान निकाल के बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है, अस्पताल, ठीक है। तो डेंजर साइंस की चीजों को आपने सॉर्ट आउट करना है, बाकी सारी लोलो पोपो की बातें हैं माँ बाप से, ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाएं हाई रिस्क पेशेंट, किडनी सेंटर, कोई भी किडनी सेंटर का बंदा जिसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको जरा ज्यादा हाउ के साथ आपने देखना है, because this person for a viral illness may need an antibiotic after X number of days. Congenital heart disease, NICVD आपके साथ साथ है, ठीक है। So anybody with a chronic illness, asthma, anybody with an asthma who has an underlying asthma but now has an upper respiratory tract, उनको danger signs आपने बताने ही बताने हैं, ठीक है। और फिर आ जाए डेंजर साइंस क्या है। डेंजर साइंस वर्क ऑफ ब्रीदिंग। सो वर्क ऑफ ब्रीदिंग के लिए आपने बच्चे को देखना है नेजल फ्लेयरिंग, हेड नॉडिंग, ठीक है, ग्रंटिंग, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉचिंग, डीप चेस्ट इनड्रॉइंग। याद रखें कि इन्फेंट की नाक बंद से भी इनड्रॉइंग होती है, तो इसलिए आपने नाक के कतरे डालने हैं, नाक खोलना है, फिर आपने देखना है इनड्रॉइंग बेहतर है कि नहीं है, और अगर वो बेहतर हो गई तो ये सिर्फ नेजल कंजेशन थी, ठीक है। तो ये वो सारे कैवियट्स हैं जिसमें आपने देखना है ये बच्चा कितना तकलीफ से सांस ले रहा है, और अकॉर्डिंगली आपने आउट पेशेंट वर्सेज इन पेशेंट और साथ में आईवी वर्सेज ओरल, ये वाले डिसीजंस आपने लेने हैं, ठीक है। अच्छी बात ये होती है स्पेशली जीपीस के लिए आपके पास एक क्लोज जगह होनी चाहिए, आपका एक साइकिल ऑफ रेफरल होना चाहिए, सर्कल ऑफ रेफरल।
हर बच्चे को आपको AKU भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके क्लिनिक के करीब तरीन कौन सी वो जगह है जहाँ पर ER में वो उसको देख के शायद ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा नेबुलाइज करके थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देंगे, थोड़ी सी सक्शनिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी सक्शनिंग कर देंगे, कुछ देर के लिए बच्चा थोड़ा सा बेहतर फील करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद अपने हिसाब से अपनी रिलेशनशिप से इस्तेमाल करके ये साइकिल या सर्कल ऑफ रेफरल बनाना है, ठीक है। आगे चलें। ओके, सो ओटीसीज में आपने रिस्क बेनिफिट की बात करनी होती है। अब जिंदगी आपकी आसान है, आप बहुत से लोगों को कह सकते हैं आप गूगल पे जाकर देख लें, लेकिन ये जो सारी दवाइयां हम ब्लॉक नोज के लिए, सोर थ्रोट के लिए, स्प्यूटम को पतला करने के लिए, ये सारी जो दवाइयां दे आर आउट देयर, दे आर ओटीसीज। हर बोतल के ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट यूज फॉर अ चाइल्ड लेस देन 6 ईयर्स, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लेस देन 6 ईयर्स में डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आपका बस काम है कि आप इनको बताएं, शायद फायदा हो, नुकसान तो हो सकता है, और आपने इस किस्म का डिस्क्लेमर देके देन यू कैन लेट द पेरेंट्स डू इट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पे मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगी, आप नोट करते हैं जब भी माँ बाप आपके पास आते हैं एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने देसी घी बंद कर दिया है, मैं केला हरगिज भी नहीं दे रही, मैं चावल हरगिज भी, देयर आर दीज फूड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद म्यूकस प्रोडक्शन, मिल्क, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा जो है ना जी, वो वैसे ही बैलेंस डाइट पे नहीं होता, वो वैसे ही एक स्केची डाइट पे होता है, उसके स्पेसिफिक चीजें पसंद होती हैं उसको, और वो भी फिर माँ बाप बिल्कुल बंद कर देते हैं ड्यूरिंग एन इलनेस विच इज सेल्फ लिमिटिंग। सो देखिए, रिमेंबर कि मैं हमेशा इन चीजों को इग्नोर करती थी और मैं कहती थी खुदा के लिए टॉडलर की माँ, स्टॉप ट्राइंग टू गिव द बेस्ट दवाई खुराक ड्यूरिंग इलनेस में आपने बच्चे को कोक्स करना होता है खाने के लिए, ठीक है। इलनेस में आप अपने परहेज नहीं करती, परहेज आप करते हैं अच्छे वक्तों में, फिर आप बच्चे को शिकंजे में लेकर आते हैं, लेकिन इलनेस में एक आवाजार बच्चे को दलिया खिलाना और इस तरह की चीजें वो कभी नहीं खाएगा, ठीक है। सो मैं जनरली ये कहती थी। अच्छा, अब आप लोगों की इस टॉक की मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने जब जाके सर्च किया कि साइंटिफिक एविडेंस क्या है फैटी फूड्स, डेयरी बंद करने का, तो मुझे पता चला बहुत रिसर्च COPD वालों ने की हुई है। शायद अनिल को पता हो, लेकिन जो COPD वेबसाइट्स हैं उन पे बहुत से सर्टन फूड्स हैं जिनसे म्यूकस बढ़ता है, ठीक है। सो आई हैवंट रेड इनफ अबाउट इट, बट ऑल आई कैन टेल यू इज दैट एज अ पीडियाट्रिशियन आई फील कि आपको फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी चाहिए एक अक्यूट वायरल इलनेस में, स्पेशली अगर वो बच्चा वैसे ही अंडरवेट है और उसके स्पेसिफिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। लेकिन यस, बहुत ही ऑड किस्म की और बहुत वेरिएबल लिटरेचर अवेलेबल है। कुछ कहते हैं हाँ जी एसोसिएशन है मोर म्यूकस से, कुछ कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए, कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आगे चलें जी। ओके, सो फूड और मेडिकेशन, बस एक मुझे सिस्टमैटिक रिव्यू मिला। इस सिस्टमैटिक रिव्यू में इस बंदी ने, नेदरलैंड्स की बंदी थी, इसने मुख्तलिफ चीज़ों को वॉच किया और इसने देखा क्या स्टडीज हैं जो कि विटामिन C पे हुई हैं, ऑरेंज जूस पे, क्रैनबेरी पे, ये आखिरी 2 चीज़ें तो अल्लाह जाने पाकिस्तान में है भी कि नहीं है। क्रैनबेरी पड़ी हुई थी और किडनी सेंटर था, इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ आपको बता दूं, इन्होंने क्रैनबेरीज बच्चों को और बड़ों को दी और इन्होंने देखा कि क्रैनबेरी एक सर्टेन मिकदार में देने से एडल्ट्स में ड्यूरेशन ऑफ वायरल इलनेस कम हुई, बच्चों में नहीं हुई। तो ये सिर्फ मैंने कहा था मैं आपको बता दूं, बिकॉज क्रैनबेरी आप वैसे ही UTI के लिए देते तो हैं। और बाकी चीज़ों में जी इन्होंने ये जो फिश लिवर ऑयल है, इसकी कुछ स्टडीज थी जो कहती थी कि फिश लिवर ऑयल जब आप देते हैं, नॉट देसी घी मक्खन मलाई, बट फिश लिवर ऑयल जब आप देते हैं तो उससे थोड़ी सी ड्यूरेशन ऑफ वायरल इलनेसेस कम हो जाती है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इसमें इन्होंने क्या चीज़ दें, जिंक दें कि ना दें, विटामिन C दें कि ना दें। और विटामिन C वाली स्टडी में उन्होंने देखा कि अगर आप विटामिन C दें या आप खाली सिंथेटिक ऑरेंज जूस दें या ऑरेंज जूस विद विटामिन C दें, वो फ्लेवोनॉइड जो होता है आपके ऑरेंज में वो हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक, नो कंसेंसस। आगे, ओके, सो यू ओनली नीड टू बी विजिलेंट फॉर चिल्ड्रन विद डेंजर साइंस जैसे स्ट्राइडर, जैसे एक ऑडिबल वीज, कंप्लीटली साइलेंट चेस्ट, या फिर आपका सिवियर ओडाइनोफेजिया, जबान निकाल के बच्चा बैठा हुआ हो, या फिर आपका बच्चा बिल्कुल भी डल, निढाल, परसिस्टेंट वॉमिटिंग वाला हो। तो ये वो डेंजर साइंस है जिसमें आप कहते हैं खुदा के लिए नॉट GP, नॉट क्लिनिक, अस्पताल में दाखिल हो, ठीक है। आगे, ओके, वेरी वेरी क्विकली, राइनोसाइनोसाइटिस बिल्कुल वायरल होता है, 95% केसेस में वायरल होता है। 10 दिन क्रॉस कर जाए तो फिर आप सुपर इन्फेक्शन का सोचें। आगे चलें।
स्ट्रेप स्कोर, ये अगर आप लोग अपने टेलीफोन निकालें और अब आप गूगल के ऊपर ही CENTOR सेंटोर स्कोर निकालें, उसी वक्त आप उस बच्चे का गला अंदर से देखें, सोर थ्रोट वाले बच्चे का आप एक सेंटोर स्कोर कर सकते हैं। उसकी उम्र का एक मार्क होता है, एब्सेंस ऑफ कॉफ का मार्क होता है, लिम्फ नोड्स टेंडर का मार्क होता है और टॉन्सिल्स विद एक्सुडेट का मार्क होता है। कोई भी बच्चा जिसका 3 से ज्यादा स्कोर होता है उसमें हम कहते हैं 40% चांस है कि शायद स्ट्रेप हो, तो फिर हम अमॉक्सिल दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ लूज वे ऑफ बीइंग एबल टू डिसाइड मैंने इसको वायरल थ्रोट बनाना है या मैंने इसको बैक्टीरियल थ्रोट बनाना है, या आज घर जाके आप ट्राई करें। इसको CENTOR कहते हैं। ओके, लेट्स डू अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में मैं जीपी से क्या एक्सपेक्ट करूं? AKU में भी जो मेरे पास जो ऑटोस्कोप होता है उसके साथ इंसफ्लेटर नहीं होता। ठीक है, सो तरीका आपका ऑटोस्कोप से कान देखने का ये है कि आप इंसफ्लेटर से हवा डालें और देखें कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेशर लेती है कि नहीं लेती, अंदर की तरफ बेंड करती है कि नहीं। अगर अंदर की तरफ बेंड ना करे तो इसका मतलब है पीछे से प्रेशर है और पानी है वहां पे। ठीक है, सो ये तो मेरे पास भी नहीं है, तो सिर्फ ENT के क्लिनिक्स में होता है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि एक जमाने में अमेरिकन अकेडमी पीडियाट्रिक्स कहती थी अगर कोई कान के दर्द के साथ आता है, मर भी जाओ तो एंटीबायोटिक नहीं देनी, ये वायरल ही है। लास्ट 10 इयर्स में अब इन्होंने कहा है कि जब आपको हाई ग्रेड फीवर हो और ओटैल्जिया हो तो आपने इसको एज अ बैक्टीरियल ओटाइटिस ट्रीट करना है। तो अगर हो सके तो आप इनका प्रॉपरली ऑटोस्कोप से देख के डायग्नोज करके उसको मैनेज करें। इसकी सिर्फ कैवियट ये है कि ओटाइटिस मीडिया के लिए आपको लंबी हाई डोज एंटीबायोटिक देनी होती है। अमॉक्सिल हैज टू बी गिवन एज 90 पर किलो। ठीक है, और साथ में इट हैज टू बी गिवन फॉर 10 डेज। ठीक है, आगे चलें। ऑगमेंटिन का साथ फायदा क्या होता है? ऑगमेंटिन आप नहीं दे सकते 90 पर किलो क्योंकि उसमें फिर क्लैवुलिनेट ओवरडोज हो जाती है, तो आप ऑगमेंटिन प्लस अमॉक्सिल मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है, ताकि अमॉक्सिल टोटल 90 पर किलो हो। ठीक है, और इसमें भी जाहिर है आपने ओटैल्जिया के लिए पेन रिलीफ यानी कि कोई NSAID, और इसके अलावा आपने एक दफा अगर आपको लगे कि एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी बच्चा 2-3 दिनों तक रोए जा रहा है, कान खींच रहा है, तो फिर डेफिनेटली इनको जाके देखने की जरूरत है कि टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब की जरूरत है कि नहीं। जो लोअर रेस्पिरेटरी हैं उनमें आपको पता है ब्रोंकियोलाइटिस है और निमोनिया है। ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया में टॉक्सिसिटी, सिस्टेमिक साइंस एंड सिम्टम्स जरा ज्यादा लंबे आपको दिखते हैं। ठीक है, सो वायरल इलनेसेस 3 to 5 डेज में जनरली बेहतर होने लग जाती हैं या माँ बाप को सुकून आ जाता है। ठीक है, बच्चे को तो आ ही जाता है लेकिन माँ बाप को सुकून आ जाता है। लेकिन कैवियट्स क्या हैं? निमोनिया के अंदर भी और ब्रोंकियोलाइटिस में ये भी घर में मैनेज हो सकता है अगर वर्क ऑफ ब्रीदिंग बेइंतहा ज्यादा ना हो, लेकिन ये आपका फिर वो थोड़ा सा वक्त के साथ आप बेहतर होते जाएंगे इन ट्राइंग टू असेस कि ये वो बच्चा है जो अस्पताल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हमेशा जब आप माँ बाप को बताते हैं तो आप कहेंगे मोस्ट लाइकली ये सेल्फ रिजॉल्विंग है, मोस्ट लाइकली ये खुद ही 3 से 5 दिन में बेहतर होने लग जाएगा। अगर ना हो या अगर आप बहुत परेशान हो तो जल्दी आ जाएं। माँ बाप के लिए डोर अपना खुला रखें आप। ठीक है, अच्छा आगे। कुछ माँ बाप जो बहुत सेंसिबल होते हैं और जो बहुत विजिलेंट होते हैं उनको मैं एक पॉकेट प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देती हूँ। सो ऐसे ओके 5 डेज के बाद हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 5 डेज के बाद ये रात को उठ रहा है, खांसी इसकी बाउट्स में हो रही है, तो ये अमॉक्सिल का शॉर्ट कोर्स है जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वाला 50 पर किलो वाला अमॉक्सिल का डोज होता है 5 डेज के लिए, ये आप दे दें। Because I know that this mother is not dying to give it. She will wait, she will see and then she will give it. तो जो आपके वो वाले माँ बाप होते हैं उनको बेशक आप पॉकेट प्रिस्क्रिप्शन दे दिया करें। फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, पैसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे रिलीव, वो फिर आ भी जाते हैं 5 दिन के बाद आपको दिखाने के लिए। सो यू बाय कॉन्फिडेंस समटाइम्स इन दिस वे। ठीक है, अच्छा, ब्रोंकियोलाइटिस इज काइंड ऑफ लाइक निमोनिया एक्सेप्ट दैट यू विल नॉट हैव अ लोबार इन्वॉल्वमेंट ऑन द एक्सरे, यू विल हैव अ interstitial line. It's managed just like pneumonia except that you don't give antibiotics. ठीक है, और you have other things, other ways in which to handle कि ये बैक्टीरियल है कि वायरल है। अब आप नोट करें इस जनवरी में एक और बात ये हुई कि मुझे NICU से फोन आया, और NICU से मुझे इसलिए फोन आया कि कोई बच्चा था जो कि एक्सट्रीम प्रेमी था, बहुत बीमार था, बहुत अरसा उसने वहाँ गुजारा था, 1 महीना NICU में गुजर गया था। सडनली एक नई इन्फेक्शन हुई और ये लोग इतने परेशान हुए कि उन्होंने वो महंगा वाला टेस्ट किया,
उसका अपर रेस्पिरेटरी पैनल, और उसमें माइकोप्लाज्मा निकला जो जनरली ओल्डर बच्चों की एटिपिकल निमोनिया की चीज़ है। अब वी डोंट नो कि सही था कि नहीं था अल्टीमेटली, लेकिन इट वाज एन ऑड एज फॉर दिस चाइल्ड टू हैव एन एटिपिकल निमोनिया, और प्रॉबेबली नोजोकोमियल था क्योंकि बच्चा तो अस्पताल में ही था 1 महीने से। सो ऑड चीज़ें कभी कभार होती हैं जब बच्चा अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ना हो, एक अननेचुरल इन्वायरमेंट में हो, ठीक है। और सिविरिटी असेसमेंट आई थिंक आई डोंट नीड टू डू। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट में आपका कमाल ये है, ये घर वाला बच्चा है, ये अस्पताल वाला बच्चा है, ये आउट पेशेंट में आईवी लगाने वाला बच्चा है या इन पेशेंट में आईवी लगाने वाला बच्चा है, ये आपका कमाल है इसके अंदर, ठीक है। आगे प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन याद रखें, वायरल इन्फेक्शंस में एस्थमा के अलावा वायरल इन्फेक्शंस में भी पैसिव एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, अवॉइडिंग पीपल विद आरटीआई, ठीक है। हमारे छोटे बेबीज पैदा होते हैं घर में, पूरा टब्बर आकर उस बच्चे को किस करता है, मुंह के ऊपर अपने हाथ उसके ऊपर लगाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको अपने न्यूबॉर्न्स को, खासतौर पे उसके बड़े बहन भाइयों से जो स्कूलों से लेकर आ रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस, और अपने घर के बूढ़ों को, the grandparents and the babies have to be treated exactly the same with optimal vaccinations which can prevent respiratory infections and with थोड़ी सी hand washing वाला business going on, ठीक है। और agents में आपको ये पता है कि ये जो पैलीवीजुमैब जो बाहर के मुल्कों में प्रेमी को दी जाती है, आरएसवी के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन सिर्फ अवेलेबल है, तो जहां पर भी हो सके लगाया करें ससेप्टेबल लोगों को, ठीक है। और निमोनिया की क्लासिफिकेशन में सिर्फ आखिरी वाली चीज पे आ जाएं। निमोनिया जनरली आप एक क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं WHO के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट और वर्क ऑफ ब्रीदिंग को देख के, और रेडियोलॉजिकल निमोनिया का आप डायग्नोसिस करते हैं एक्सरे करा के। अगर आप एक्सरेज करा रहे हैं तो याद रखिए ज्यादातर बच्चों को इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है। लोबार निमोनिया है तो आपको पता है आपने वायरल की तरह ट्रीट नहीं करना, आपने बैक्टीरियल की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। आगे और मैनेजमेंट में कॉमन ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, स्ट्रेप नमोनी है, ग्रुप ए है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफ ऑरियस है, सूडोमोनास है, और साथ में सिवियर निमोनियाज में अकॉर्डिंग टू आपकी कौन सी वाली पॉपुलेशन है आपको पता है कि आपके सारे हॉस्पिटल इन्फेक्शंस वाली बग्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे और निमोनिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ मेजर किलर ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, लिहाजा सारी वैक्सीनेशंस जो अंडर 5 की होती हैं उनमें से ज्यादातर निमोनिया इन चिल्ड्रन को हैंडल करती हैं, ठीक है। तो आपका नीमोकोकस जो है, जो आपका पेंटाविलेंट है, उसके अंदर डिफ्थीरिया, पर्टिसिस, ठीक है, ये भी कवर है, हिब, ये वो चीज़ें हैं जो कि सारी निमोनिया इन चिल्ड्रन को कवर करती हैं। अब कराची के अंदर मेनिंगोकोकल वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो भी अब लगने लग गई है, ठीक है। और साथ में कॉम्प्लिकेशंस वो सारी होती हैं जो बड़ों को होती हैं। बच्चों का अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो बच्चों का डाइंग बिकॉज ऑफ निमोनिया एंड कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया कॉमन है। सो समरी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीजनैलिटी इन कराची आपको थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली आपको क्लिनिक में पता चलती है, फिर महीने के बाद आपको अखबारों से पता चलता है, लेकिन रियल टाइम में याद रखें कि आपने एंटिसिपेट करना है कि ये वायरल सीजन कराची का है। कराची में एक्चुअली सारा साल वायरल सीजन है बिकॉज टेम्परेट क्लाइमेट है और ह्यूमिडिटी जरा ज्यादा होती है, ठीक है। प्रिवेंशन में आपके पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, आपके पास हैंड वॉशिंग है, आपके पास मिनिमाइजिंग टोबैको स्मोक एक्सपोजर है, आपके पास मास्किंग, आपकी क्लिनिक में मास्किंग शुरू हो जानी चाहिए। जैसे ही आप देखें सारे बच्चे आके आपके मुंह पे खांसियां कर रहे हैं और नजले लगा रहे हैं और आपको हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप पीडियाट्रिशियन हैं तो आपको पता है आपके ऊपर खांसियां होंगी, ठीक है। और साथ में विजिलेंस फॉर डेंजर साइंस। ओके, थैंक यू। कोई सवालात हैं तो मुझे